हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं मैराथन क्लास मिक्स क्वेश्चन के साथ सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। विकास है, हमें बताना है विकास क्या है। विकास एक आयामी होता है, एक दिशीय होता है। विकास में बदलाव किए जा सकते हैं। यह आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। तो आनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित विकास नहीं होता है। हर बच्चे में भिन्न तरीके से विकास होता है। इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ये पॉइंट सही है। विकास एक दिशीय नहीं चहुमुखी होता है और ना ही एक आयामी होता है, ये बहुआयामी होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। विकास में बदलाव किए जा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो कौन सा आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित हो सकता है। दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन मित्रों का चयन। तो मित्रों का चयन व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है, उसे पूर्व निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये रोंग है। आँखों का कलर माता पिता के कलर पर भी जा सकता है, तो ये पूर्व निर्धारित होता है। शैक्षणिक सफलता, शिक्षा के दौरान आपका जो मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि आप शैक्षण में कितने सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षा में रुचि, ये बच्चे के बड़े होने पर पता लगता है उसे शिक्षा में रुचि है या नहीं है, तो ये भी पूर्व निर्धारित नहीं है। यहाँ जो सुटेबल और राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आँखों का जो रंग होता है वो क्या होता है, आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 3 में क्या है। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो ये कौन सी संस्थाएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं। परिपक्वता होती है, निष्क्रिय समाजीकरण होता है, ये समाजीकरण नहीं है, परिपक्वता भी नहीं है। यहाँ पर बात निष्क्रिय की हो रही है, ये समाजीकरण तो है पर निष्क्रिय नहीं होता, इसलिए ये रोंग हो जाएगा। ये प्राथमिक संस्था नहीं है। प्राथमिक संस्था क्या होती है, बच्चे का घर होता है, उसके माता पिता होते हैं। ये होता है हमारा द्वितीयक समाजीकरण, अर्थात विद्यालय कैसी संस्था के अंतर्गत आता है, विद्यालय द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आता है, तो ये द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन देखते हैं 4। कोहलबर्ग ने भौतिक विकास सिद्धांत में एक दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा। ये पूछा गया है कि पारंपरिक नैतिकता की जो तीसरी अवस्था है उसको क्या कहा था कोहलबर्ग ने। यहाँ पर दिए हैं आज्ञा या दंड अभिविन्यास, तो ये नहीं है। दूसरे में दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो ये कहा था। चलिए सी और डी ऑप्शन भी देखते हैं। सी में दिया है कानून आदेश पालन अभिविन्यास, तो ये भी नहीं कहा था। सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, ये भी नहीं कहा था। यहाँ जो राइट ऑप्शन मिला है हमें वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको बोला गया था अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमे की रचना क्या कहलाती है। क्या हो रहा है, जो वर्तमान स्कीमा है उसके द्वारा परिवेश की समझ को नहीं समझ पाना, उसमें असमर्थता दिखाना, एक कारण नया स्कीमा रचना कर रहा है, तो वो क्या कहला रहा है। समायोजन कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, अनुकूलन है या संगठन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा समायोजन। पुराने स्कीमे में नया स्कीमा जोड़ना, ये समायोजन कहलाता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो हमें बताना है कौन सा रूप है ये। व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक है, स्कीमा है, अग्रिम संगठन कहलाता है या संवेदी मुद्रक कहलाता है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहलाता है क्या, स्कीमा कहलाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। तो कौन सा समर्थन करता है ये बताना है। ए में दिया हुआ है सिगमंड फ्राइड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखते हैं सी और डी में क्या है।
सी में दिया है लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और डी में दिया है B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की जी ने ही बात की थी सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है। पाढ़ देखना है किसमें नहीं यूज हो रहा है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, तो अगर आप अनुकरण कर रहे हैं किसी चीज़ का तो यहाँ पर पाढ़ का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। रटना, रटने में कोई पाढ़ का उपयोग नहीं है। इशारे एवं संकेत, ये भी एक तरह की मदद होती है, तो ये भी पाढ़ कहलाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ये भी नहीं होगा। सहपाठियों संग साझा शिक्षण, अगर सहपाठियों के संग साझा शिक्षण हो रहा है तो ये भी क्या है, एक दूसरे के लिए पाढ़ का कार्य करता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रटना। रटने में कोई पाढ़ का उदाहरण नहीं दिखाई देता है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। 9 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। संरचनावादी कक्षा के लिए क्या उपयुक्त नहीं है बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। ऑप्शन में दे रखा है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन करना, सामूहिक सहयोगिता, वेधन व दोहराव, प्रयोगात्मकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेधन या दोहराव जो है ये हमारा क्या होता है, ये संरचनावादी कक्षा का उद्देश्य नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधनों संक्रियाओं के पर्दा के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया है, अनेक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है यहाँ पर, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने 2 तरह की बुद्धि का सुझाव दिया है, ये नहीं है। एल्फ्रेड बिनेट है, इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। थियोडोर साइमन है, ये भी नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, इन्होंने बहुत सारी बुद्धियों का सिद्धांत दिया है। जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। 11 में बोल रहे हैं, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। तो बात हो रही है संरचनावादी कक्षा की। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ए में दिया हुआ है संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन या मानकीकृत एवं एक सामान्य मूल्यांकन। एक समान मूल्यांकन की बात हो रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनावादी कक्षा की बात है तो वहाँ पर कैसा मूल्यांकन होता है, संरचनात्मक होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्म केंद्रिता का घोतक है। जी नहीं, ये आत्म केंद्रिता का घोतक नहीं होता। बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, ये अवरोधक नहीं है। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो जी हाँ, ये निजी संवाद जो होते हैं जटिल कार्य करते समय बच्चे के व्यवहार संचालन में सहायता करते हैं। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता, तो ये गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लड़कियों को गुलाबी कपड़े और क्या करा जाता है, गुड़ियों से जोड़ा जाता है। लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। यह क्या दर्शाता है, तो यह क्या चीज़ दर्शाती है हमें बताना है। यह जेंडर निरंतरता है, जेंडर सशक्तिकरण है, जेंडर विविधता है या जेंडर रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह की बातें जो होती हैं वो जेंडर रूढ़िवादिताओं में या रूढ़ियों में आती है। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। यहाँ बात की जा रही है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को जो का त्यों पुनः उत्पादित करें। यहाँ पर एक कथन भी दिया हुआ है, इसका कारण है जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए पॉइंट ही करेक्ट है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ए में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन जो आर है वो गलत हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। डी में दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ए सही है, आर गलत है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 15। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, हमें वो बताना है। बात किसकी की जा रही है? संरचनावादी कक्षा की बात की जा रही है। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। अगर संरचनावादी कक्षा है तो दोनों सक्रिय होंगे, ये पॉइंट गलत है। छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक निष्क्रिय दिखाया जा रहा है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, ये पॉइंट करेक्ट है। अध्यापक क्रियाशील परंतु छात्र निष्क्रिय, तो जहाँ पर निष्क्रिय आ जाएगा वो पॉइंट आप कट कर देंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? राइट आंसर मिल जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। दोनों क्या है यहाँ पर? क्रियाशील हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। तो हमें बताना है, बात भिन्न जातियों की हो रही है और उनके लिए कैसी शिक्षा? समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। तो उनके लिए कैसा वातावरण की रचना की जाए? क्या करना चाहिए? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों का चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। कक्षा में बच्चों के अनुभवों को विविधता को सम्मिलित करके, सभी बच्चों के जो अनुभव हैं उनको शामिल करके, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट जो हैं अब तक पॉजिटिव आए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। 4 में दिया हुआ है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। तो ये बात यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। छात्रों को मानकीय पाठ्यक्रम के लिए आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। जो निर्धारित पाठ्यक्रम आप उसको उसी में सीमित नहीं कर सकते हैं। कक्षा में आप क्या करेंगे? लचीलेपन का प्रयोग करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसके। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट जो था ये करेक्ट था, फोर्थ वाला रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर राइट हैं, इसको आप राइट करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन को आप कट कर देंगे। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 17 में क्या है। 17 में दिया हुआ है रमनिक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। कोई टीचर है रमनिक और उसकी कक्षा में कैसा बच्चा है? दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा को इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो बात क्या हो रहा है? कक्षा कैसी है? समावेशित कक्षा है, उसमें सभी तरह के छात्र हैं। तो क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए पूछा जा रहा है। विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण करने चाहिए। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसे दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर त्रिविमीय नक्शे, चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, छोटी मुद्रा वाली वर्कशीट या कार्यशीट देकर, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर होगा क्या होगा? मुद्रित पुस्तकें अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसको ऐसी पुस्तक चाहिए जो उभरी हुई हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिविमीय नक्शे, चार्ट जैसी स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, अर्थात जिनको वो छूकर महसूस कर समझ सके। स्पर्शिक का अर्थ होता है छूना या महसूस करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 18 में क्या है। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। मानसिक क्षति का प्रतीक है यह, अलग अलग तरीके अगर सोच रही है तो। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं है। अभिसारी सोच है, तो अभिसारी सोच यहाँ पर नहीं है। अभिसारी सोच का मतलब होता है कि कोई भी प्रश्न हो और आप उसका एक ही उत्तर खोजें। यहाँ पर दिया हुआ है अपसारी सोच। अगर वह अलग अलग तरीके निकाल रही है तो अपसारी सोच का मतलब क्या होता है कि एक समस्या के कई सारे उत्तर उसको मिल गए हैं, कई सारे समाधान उसने प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात उसकी सोच कैसी है? अपसारी सोच है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है राजू 61 को 16 लिखता है और बी को डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है।
यह किसके प्राथमिक लक्षण है? तो यह किसके प्राथमिक लक्षण है? पठन वैकल्य है। बी में देखते हैं, ये स्वालीनता क्रम विकार है। तो जी नहीं, स्वालीनता क्रम विकार भी नहीं है, शैक्षिक असहायता भी नहीं है, लेखन वैकल्य भी नहीं, डिस्ग्राफिया यहाँ पर नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं क्या है। यहाँ पर ए पॉइंट करेक्ट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पठन वैकल्य। वह सही से पढ़ ही नहीं पा रहा है, तभी वह चीज़ों को गलत लिख रहा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 20 में क्या है। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है? तो बात हो रही है समावेशी कक्षा की, और कैसे? विशिष्ट बच्चों की, जो विशेष बच्चे हैं। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, जी हाँ, हम अगर लक्ष्यों का निर्धारण कर लें कि हमें इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है तो ये उनके लिए सहायता का कार्य करेगा। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। कोई कंपटीशन बच्चों में नहीं करवाना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जल्दी समझ में आ जाता है, पर कुछ विशेष बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए अधिक टीचर को टाइम देना पड़ता है, तो उसमें वो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। सहयोगात्मक अधिगम, जी हाँ, सहयोगात्मक अधिगम करवाएगा तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। मानकीकृत निर्देश नहीं कर सकता है। जो निर्देश उसको दिए गए हैं वो अगर उन्हीं को फॉलो करवाएगा सभी बच्चों को, तो सब बच्चे समान गति से नहीं सीख पाएंगे। जो विशेष बच्चे हैं उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है 1 और 4, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 और 4 ये भी रॉन्ग है। 1 और 3 ये राइट है, और डी में दिया हुआ है 3 और 4, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 21 में क्या है। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार से समझा जाता है? तो किस प्रकार से समझा जाता है बताना है। आप जरूर ध्यान रखेंगे कि बात संरचनावादी की हो रही है तो उसमें निष्क्रिय रूप से या निष्क्रिय प्राणी के रूप में नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए क्या करना? उनको क्या है? पर्यावरण को जानने की क्या हो रही है? उत्सुकता हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी है। डी इज़ द राइट आंसर। संरचनावादी की बात है तो उत्सुकता हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 22 में क्या है। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखना है बच्चों की असफलता की बात की जा रही है। चलिए पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। यहाँ दिया हुआ है बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवांशिक दोषों से किया जाता है, तो ये बात गलत है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही है। अगर आप बच्चों की असफलता का कारण जानना चाहते हैं तो आपको पता करना होगा कि आपने जो व्यवस्था की है वो उनको पूरा कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए अपने बच्चों की शिक्षा में, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों का अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। तो यहाँ जो राइट आंसर है उनकी ज़रूरतों को अनदेखा करना होता है, ये वाला पॉइंट जो है करेक्ट है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है निम्नलिखित में क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचना दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? दिक् स्थान संबंधी समझ बढ़ा रहे हैं तो चौपड़ों की आकृतियाँ पहचानना, ये बात यहाँ पर सही हो जाती है। आंकड़ों को निरूपित करना, दंड अभिलेख खींचना, ये कोई बात नहीं होती है क्रियाकलाप विद्यार्थियों में दिक् स्थान समझ को बढ़ाना। एक चार्ट में नमूने की पहचान करना, ये भी कोई राइट पॉइंट नहीं है। सुडोक पहेली को हल करना भी कोई आवश्यक कार्य नहीं है। अगर बच्चा चौपड़ आकृतियों की पहचान कर पा रहा है तो वो क्या कर पाएगा? दिक् स्थान संबंधी समझ को बढ़ा पाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमें ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आपसे मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि आप एग्ज़ाम टाइम में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर नहीं दिया है और कहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको ध्यान रख कर ही आंसर करेंगे तो आप सही कर पाएंगे, वरना आप गलत कर देते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट। इसी वजह से ये है रॉन्ग पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट हमें नहीं देखना है, हमें निगेटिव देखना है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए आवश्यक शब्दावली का प्रयोग होता है, तो ये बात सही है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो हो जाएगा, हमें क्या ढूंढना था? कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण,
नहीं होते। तो ये वाला पॉइंट हमारा राइट है। गणितीय संकल्पनाएं क्या होती हैं? प्रकृति में श्रेणीबद्ध होती हैं। तो ये बात पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसलिए निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल जाता है, हमें नहीं से मैच करते हुए देखना था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो कौन सा पहलू जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो भी बात हो रही है किसकी? प्राथमिक स्तर की। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, तो बात अगर प्राथमिक स्तर की है तो उस स्तर का तो आप जिक्र ही नहीं करेंगे। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, ये भी गलत है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, तो ये बात यहाँ पर सही है। गणित को आप बच्चों के जीवन का भाग बनाएंगे, बच्चे उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें, आप उसको ऐसा गणित सिखाएंगे। परिकलन में परिशुद्धता का विकसित करना, तो यहाँ पर कोई ऐसा परिकलन नहीं है जो बच्चों को उनकी कैलकुलेशन में शुद्धता की जांच के लिए किया जाए या विकसित किया जाए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी इज़ द राइट आंसर। बच्चों को गणित, ऐसा गणित सिखाएंगे जो उनके जीवन के अनुभवों का भाग बनाता हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 26 में क्या है। 26 में दिया है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर पर आप संख्याएं पढ़ा रहे हैं, संख्या ज्ञान बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे संख्याओं को ही समझ पाएँ सबसे पहले, वो जरूरी हो जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। संख्यांकों को लिखने अनुक्रम में पढ़ना, तो यहाँ पर क्रम में लिखना, उनको पढ़ना ये जरूरी नहीं है, क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गणना से पहले संख्याओं के संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। अगर बच्चे संख्याओं को ही नहीं जानेंगे तो संख्यांक कैसे लिख पाएंगे? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना, अगर बच्चा गलत सीख रहा है और उनके गलत क्रमों को सीख रहा है तो उसके लिए प्रोत्साहित करना, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ जो राइट आंसर है क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या, बच्चे जो हैं संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को विकसित करें, अर्थात क्या हो जाए, बच्चे जो हैं सबसे पहले संख्याओं को जाने, उसके बाद ही वे आगे सीख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पर, 27 में देखते हैं। 27 में बात की जा रही है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है देखना है। यहाँ बात की जा रही है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन होता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें नहीं वाला देखना है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की ओर महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे ऑप्शन से मैच करता हुआ, कोई भूमिका होती ही नहीं, तो इसलिए निगेटिव है, ये राइट हो जाएगा। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित हैं, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। गणितीय संज्ञान की रचना, संरचना और संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट आंसर मिला है वो है ऑप्शन नंबर बी। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यहाँ पर उसकी कोई भूमिका होती ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव से मैच करना था। चलिए आते हैं 28 पर। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो ये सहचर्य का गुण होता है, ये सहचर्य गुण नहीं है, वितरक गुण भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन गुण भी नहीं है, क्रम विनिमय भी नहीं है, ये होता है संवरक गुण, इसको संवरक गुण बोला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 29 में क्या है। बात की जा रही है यहाँ पर, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह बेन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो यहाँ पर स्तर 2 संबंध पर है, स्तर 3 निगमन पर है, निगमन नहीं कर रहा है, स्तर की पहचान भी नहीं कर रहा है, स्तर का विश्लेषण नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या कर रहा है? उनमें संबंध खोज पा रहा है, संबंध बता रहा है, तो वो क्या है? स्तर 2 संबंध वाले स्तर पर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 30 में क्या है। 30 में दिया है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है? तो किसका प्रभाव संभावना सबसे कम होती है, ये बताना है। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है और हमें निगेटिव ही देखना था, तो ये पॉइंट सही है।
प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये रोंग हो जाएगा। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन, तो ये भी रोंग हो जाएगा। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये कोई आवश्यक कार्य नहीं है, ये सबसे न्यूनतम कार्य है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 31 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। हमें पढ़ाना है बच्चों को भिन्न, तो संख्या चार्ट से आप उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। क्विज़नेयर छड़े से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, गिन तारा से नहीं पढ़ा सकते, जियो बोर्ड से भी नहीं पढ़ा सकते। जियो बोर्ड पर आप केवल एंगल की आकृतियाँ पढ़ाते हैं, गिन तारे में आप उसको काउंटिंग सिखाते हैं। हमें पढ़ाना है क्या, भिन्न। तो भिन्न पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्विज़नेयर जो होती हैं छड़े, उसकी आवश्यकता से हम उसको पढ़ा सकते हैं। चलिए आते हैं 32 पर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है। सबसे अलग बताना है। तो झील भी पानी से संबंधित है, झरना भी, तालाब भी, पर पहाड़ी जो है यहाँ पर ये सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, तो ये भी सही है। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, तो कश्मीर के लोग जो होते हैं सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ना कि नारियल की, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, तो ये गलत है। गोवा के लोग जो होते हैं नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। ये दोनों पॉइंट रॉन्ग है। ए और बी सही है। राइट आंसर मैच करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है केवल ए और बी सही है, तो ये सही है। ए सी गलत है। ए और सी और डी वाला भी रॉन्ग है। ए बी और डी वाला भी रॉन्ग है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी केवल, ये दोनों सही हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 34। निम्न नीचे दिए गए जो पक्षी हैं, निम्न में से कौन सी प्रजाति जिसकी आँख मानव की भांति उसके समान सामने की ओर होती है। तो किसकी आँख होती है जो मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है। जैसे मनुष्य की आँख चेहरे पर सामने होती हैं, ऐसे उस पक्षी की भी होती हैं। राजीन चिड़िया नहीं, इनकी आंखें जो होती हैं गर्दन के दोनों साइड होती हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बीवर पक्षी भी सेम होता है, ये भी नहीं। कलचिड़ी भी सेम होता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं, चेहरे पर सामने की तरफ होती हैं, तो यहाँ पर डी पॉइंट जो है ये करेक्ट है। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 35 पर। 35 में दिया है, हाथियों के विषय में नीचे कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। हाथी एक समूह जिसे झुंड कहते हैं उसमें रहते हैं, तो ये वाला पॉइंट करेक्ट है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। सी और डी देखते हैं। यहाँ पर दिया है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, तो ये गलत है। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक क्या करते हैं, झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह झुंड छोड़ देते हैं, तो ये बात भी गलत है। किशोर अवस्था तक रहते हैं, इसलिए पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या राइट आंसर है। यहाँ पर ए बी और सी दिया हुआ है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। बी सी और डी दिया है, ये भी रॉन्ग है। ए और बी सही है, तो ये वाला सही है। ए सी और डी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 2 ही पॉइंट करेक्ट हैं, ये राइट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इस तरह की जानकारी नहीं ली है, तो आप हाथी और बाघ, सर्प आदि के बारे में मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने EVS की क्लास में वो करवाया है पहले, वहाँ पर मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन भी किया है इन चीज़ों के बारे में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 36 में क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, काली मिर्च उगाते हैं। तो किस राज्य के बगीचों में उगते हैं ऐसी चीज़ें। पश्चिम बंगाल है, नहीं। गुजरात भी नहीं है, केरल है और मध्य प्रदेश भी नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर है, मसाले कहाँ उगाए जाते हैं, पश्चिम भारत के दक्षिण में उगाए जाते हैं, पश्चिम में नहीं उगाए जाते। केरल की बात हो रही है यहाँ पर, तमिलनाडु इधर उगाए जाते हैं। केरल सबसे आगे है मसाला उत्पादन में। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 37 में क्या है। बात की जा रही है यहाँ पर नेपोथीन्स के विषय के बारे में। नेपोथीन्स एक पौधा होता है, ये मांसाहारी पौधा होता है। चलिए पॉइंट देखते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, तो यह हमारे देश में पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, तो ये आवाज़ नहीं, एक अच्छी सी गंध निकालता है, तो ये पॉइंट भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका हुआ होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते हैं
और पहुंचते ही ये क्या कर लेता है, उसको फंसा लेता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। ए और डी पॉइंट जो है करेक्ट है। चलिए आंसर मैच करते हैं। यहाँ पर दिया है ए बी, तो ये गलत हो जाएगा। बी में दे रखा है ए और डी, तो ये सही है। सी में दिया हुआ है ए बी सी, तो ये भी रॉन्ग है। और डी में दिया है ए सी और डी, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा पॉइंट ए और डी करेक्ट है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 38 में क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगर आप इनको देखकर सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री और एसएसटी वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, तो ये एनसीईआरटी की बुक से लिए जाते हैं और ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। ये ईवीएस की बुक के क्वेश्चन है। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटी थी। तो दांडी यात्रा के बारे में बात हो रही है, कब घटी थी? 1940 भी नहीं है, 1932 नहीं, 1927 नहीं। यह घटना हुई थी, दांडी मार्च हुआ था 1930 में। तो ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 39 क्या दिया है, नीचे दिए गया है कि किसी रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने के लिए सलाह दे रहा है। तो उन्हें क्या हुआ है जब उन्हें गुड़ और आंवला खाने के लिए बोला जा रहा है? गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियों में क्या होता है? आयरन होता है। मियादी बुखार नहीं है, एनीमिया, चिकनगुनिया। और आगे क्या दिया है, डी पॉइंट भी देख लेते हैं। पॉइंट में दिया है डेंगू, तो डेंगू भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एनीमिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है एनीमिया, जिसमें होता है क्या, खून की कमी आ जाती है, इसको एनीमिया बोलते हैं। और तभी क्या बोलता है डॉक्टर, गुड़, आंवला और हरी पत्तियाँ खाने को बोलता है, हरी पत्ती वाली सब्जी खाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसमें आयरन जो है भरपूर मात्रा में होता है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द explanation of relation between language and society is known as। तो सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच में कैसा संबंध है, उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर बोला जाता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये पॉइंट करेक्ट है। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, तो ये रॉन्ग है। सोशिएटल लैंग्वेज, ये भी रॉन्ग है। साइको लिंग्विस्टिक, ये भी रॉन्ग है। यहाँ बोला जाता है क्या, सोशियो लिंग्विस्टिक बोला जाता है। पॉइंट ए करेक्ट है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 41 में क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम अंडर कैल्प, CALP, ये फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इस एक्टिविटी के अंतर्गत कौन सा आता है? तो आंसर कॉलिंग नहीं आती है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून, ये भी नहीं आता है। यहाँ पर राइटिंग बुक रिव्यूज़, ये आता है। मेकिंग रिजर्वेशन, ये भी नहीं आता। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा राइटिंग बुक रिव्यूज़। बुक रिव्यूज़ के राइटिंग के लिए आता है ये। सी पॉइंट करेक्ट है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं 42 पर। 42 में देख लेते हैं क्या है। 42 में दिया है, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। बच्चों से आप कह रहे हैं भाषा की क्लास में कि आप अपने घर के रास्ते के बारे में, अपनी डायरेक्शन के बारे में उनको बताइएगा। When students have written down the direction, they will then present the direction in pair to each other। तो ये क्या कहलाता है? This activity will help to increase। क्या इंक्रीज करने में ये एक्टिविटी हेल्प करेगी? The direction sense which a student often confuse। तो ये वाला नहीं है, confuses नहीं आएगा यहाँ पर। बी में दिया है, the integration of language with science, ये भी नहीं है। देयर कैल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये भी नहीं है। डी पॉइंट देखते हैं, डी में क्या है। दिया हुआ है द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, तो ये हो जाता है BICS बेसिक्स। तो ये वाला सही हो जाएगा। द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है ये, इसको बोला जाता है। तो ये हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 43 में क्या है। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर is asking students to interact in groups and then share their personal response to the poem with each other। क्या कह रहा है टीचर? क्लासरूम में भाषा की क्लास है, उसमें टीचर क्या बोल रहा है, बच्चों को एक दूसरे से बोल रहा है कि आप इंटरेक्ट करो, एक दूसरे से बातचीत करो और शेयर करो। क्या करो? पर्सनल रिस्पॉन्स। आपने एक पोएम पढ़ाई है या एक पोएम है, उसके बारे में अपने पर्सनल रिस्पॉन्स बच्चों में क्या करें, एक दूसरे से शेयर करें। वो पूछ रहे हैं, दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेटेड बाय। यह कौन सा सोशल इंटरेक्शन को बढ़ा रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये किसने कहा है? स्किनर ने इस तरह की बात नहीं की है। बी में दिया है लैब बायगोस्ट की,
सी में दिया है चामोस्की और डी में दिया है पियाजे, तो पियाजे भी नहीं है। सोशल सामाजिक इंस्ट्रक्शन की बात किसने की है, तो सामाजिक की बात जहाँ पर भी आएगी, सोशल की बात जहाँ भी आएगी, सोशल इंट्रैक्शन की बात होती है तो वहाँ पर नाम आता है किसका, लेव वाइगोत्स्की का। यहाँ पर बी पॉइंट करेक्ट है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक की कोई क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी क्लास देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करा रहे हैं मैराथन क्लास मिक्स क्वेश्चन के साथ अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।